हाँ बच्चों देखो, हमने लास्ट टाइम पे जो बात करी थी ना, वो कर ली थी अपन। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ चुके थे। बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन देख रहे थे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन देखते देखते अपन ने वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स निकाला था। उसके बाद अपन ने निकाला था वेंचुरीमीटर। अपन ने समझा था बर्नौलीज थ्योरम से कि कैसे प्रेशर कम ज्यादा होता है। हमने फाइनली ये समझ लिया था कि जैसे जितना जितना नैरो स्पेस होता जाता है उतनी उतनी स्पीड बढ़ती जाती लिक्विड की, और जितनी जितनी फ्लूइड की स्पीड बढ़ती जाती है उतना प्रेशर घटता जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ने का मतलब लिक्विड एक्सेलरेट हुआ है या फ्लूइड एक्सेलरेट हुआ है। और अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हुआ है मेरे बच्चों, फ्लूइड अगर एक्सेलरेट हुआ तो इसका मतलब लो प्रेशर की तरफ आया है। ओके, हेलो हेलो, अच्छा अब इधर सुनना मेरे बच्चों, ठीक है? अच्छा इधर देखो, अब बर्नौलीज थ्योरम को कई बार क्या होता है, मेरे को दिमाग लगा लगा करके निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम रेंज की बातें करती है अपन ने, बोलो बच्चों। तो मैक्सिमम रेंज कब आती है बच्चों? जब मिड में होल हो, याद है h/2। अच्छा बता, एक स्टूल पे रख दिया मैंने, इस लिक्विड कंटेनर को एक स्टूल पे रख दिया मैंने। ये 10 मीटर का हाइट की स्टूल पे रख दिया और 5 मीटर का ये स्टूल हाइट का, मतलब 10 मीटर का लिक्विड और 5 मीटर हाइट का स्टूल है। ओके, तो बताओ कहां होल करूंगी मैक्सिमम रेंज हो लिक्विड की? कहां होल करूंगी मैक्सिमम रेंज हो लिक्विड की? अब मेरी बात को समझना बच्चों, ये रो डेंसिटी का लिक्विड है क्या? ठीक है, कहां होल करूं कि मैक्सिमम रेंज हो? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कल अपन ने जब इसका डेरिवेशन देखा था बच्चों, कल अपन ने जब इसका डेरिवेशन देखा था तो अपन ने उस डेरिवेशन में ये बात नहीं देखी थी कि मिड में होल करना होता है। और याद करो, लिक्विड को जो स्पीड देता है वो ऊपर वाला है, लिक्विड की जो वेलोसिटी फिक्स होती है वो ऊपर वाला लिक्विड देता है। याद करो, जितना ऊपर बना होता है नीचे वाले लिक्विड से तो कोई मतलब ही नहीं होता। हेलो, क्योंकि दबाव तो ऊपर वाले लिक्विड का एक्स्ट्रा पड़ता है। बोलो बच्चों, yes, है ना? तो मैं बोल दूं, जितना ऊपर लिक्विड होगा वो भी स्पीड देगा, और नीचे जितनी हाइट होगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट देगी। याद करो, नीचे वाली हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट देती है, ऊपर वाली हाइट लिक्विड की स्पीड देती है। तो बोल दूं, स्पीड के लिए लिक्विड जरूरी है ऊपर, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ग्राउंड से हाइट जरूरी है। अच्छा, अगर ये कैंपर पूरा भरा होता तो मिड में होल करता, तो इसको पूरा भरा हुआ ही समझो। सर क्यों मान लिया है? इसको पूरा भरा हुआ समझ, इसको पूरा भरा हुआ समझ, देख इसको लिक्विड से पूरा भरा हुआ समझ। सर उससे फायदा क्या होगा? तो पूरा भरा हुआ समझ लेगा तो मैं बोल दूं मिड में होल होएगा। सर पर अगर नीचे तो लिक्विड है नहीं, तेरे को क्या दिक्कत है? नीचे वाला लिक्विड तेरे कब काम आया? तेरे तो ऊपर वाला लिक्विड दबाव लगाता था, देख समझ। तो उसको लिक्विड से भरा हुआ मान ले। क्यों? उससे क्वेश्चन कल वाला बन जाएगा। स्टूल तुझे कंफ्यूज करेगी। मैंने मान लिया पूरा लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है, मतलब मैंने स्टूल के बराबर भी लिक्विड मान लिया, तो बोल दो टोटल 15 मीटर हाइट हो गई, तो बोल दो होल करना पड़ेगा मिड में। टोटल हाइट 15 मीटर है, तो बोल दो होल जो करना पड़ेगा वो बॉटम से आधा, यानी कि h बराबर 7.5 पे, चाहे ऊपर साइड ले लो चाहे बिल्कुल मिड में। अगर पूरा पानी का कैंपर होता तो मैं मिड में होल करता, और मैं बोल दूं मिड में होल करता मेरे बच्चों, मिड में होल करता बच्चों, तो रेंज मैक्सिमम आती। और अभी मैं बोल दूं 7.5 पे यस लिक्विड है, तो तेने जो 7.5 मानी, 5 स्टूल है और 2.5 ऊपर, तो बोल दूं कंटेनर के बॉटम से 2.5 ऊपर होल कर दो, तो अपने आप टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूल प्लस इस 2.5 मीटर ने मिलकर दे दी। तो मतलब ये टोटल 7.5 होगा, उसमें से 2.5 का स्टूल और सॉरी 2.5 का पानी और 5 का स्टूल, इन दोनों ने मिलकर टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, और ऊपर वाले 7.5 ने इसको रेंज के लिए वेलोसिटी दे दी। बोलो, तो क्या मैं बोल दूं हमने नीचे भी लिक्विड मान के इसको पूरे को 15 मीटर हाइट का कंटेनर मान लिया, लिक्विड का कंटेनर मान लिया। बोलो, मैं बोल दूं मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नीचे चाहे लिक्विड की हाइट हो चाहे स्टूल की हाइट हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, उसके लिए मुझे हाइट मिल गई। बोलो बच्चों, yes, sir. हेलो, चला आगे। चलो सर, ये तो ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी थी जो होल लिक्विड के अंदर आ गया, लेकिन अगर मान लो सर ऐसा हो तो, ये बच्चों समझ में आया आपको? हेलो, हाँ अब इधर देखो, Yes, sir. हाँ हटा दो इसको, करो इसको नोट करो। अगर ऐसा दे दूं तो
हाँ बोलो, अब बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम रेंज के लिए कहां होल करूं? फॉर मैक्सिमम रेंज कहां होल करूं? अब देखो मैंने नीचे भी लिक्विड मान के इसको थोड़ा 18 मीटर का कैंपर मान लिया, लिक्विड कंटेनर मान लिया 18 मीटर का, और 18 मीटर के हिसाब से नीचे से 9 या ऊपर से 9 मीटर का होल होना चाहिए था। ऊपर से 9 या नीचे से 9 मीटर का होल होना चाहिए था, लेकिन मैं 9 मीटर का होल करता हूं तो वो तो एयर में आ जाता है, वहां लिक्विड एक्चुअल में था ही नहीं। तो मैं बोल दूं आपने जो लिक्विड माना था उसने आपको बर्बाद कर दिया। क्यों? पहले तो काम चल गया, क्योंकि आपको पूरा कंटेनर मानने से जो होल आया वो 7.5 मीटर ऊपर आया और वो लिक्विड के अंदर आया। तो मैं बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिक्विड नहीं भी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ दिक्कत है, नीचे नहीं लिक्विड होने से यहाँ दिक्कत है, क्योंकि होल मेरा जो आ रहा है वो यहाँ से 9 मीटर ऊंचा आ रहा है, और मैं बोल दूं तभी रेंज मैक्सिमम होगी। लेकिन इस कंटेनर में कहा होल करूं तब रेंज मैक्सिमम हो, ये पूछा तो याद है, मैं बोल दूं ऊपर याद है जहां मिड में रेंज मैक्सिमम आती है उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने से रेंज घटती थी, कंटिन्यूअसली घटती थी। याद करो कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, फिर से बताता हूं, तुमने शायद उस डायग्राम पे गौर नहीं किया होगा, फिर से बताता हूं। इधर देखो ये रेंज मैक्सिमम थी, सुनना ध्यान से, ये रेंज मैक्सिमम थी है, ओके। अब देखो इतना नीचे, एक्स नीचे और एक्स ऊपर, 2x नीचे और 2x ऊपर, सुनना ध्यान से हो, x नीचे x ऊपर, 2x नीचे 2x ऊपर, 4 होल करे तो 1 3, ये मिड का होल हो गया। इधर सुनना बच्चों, ए बी सी डी, ए और सी, ए और बी की रेंज सेम होगी, कम होगी और सेम होगी। देखो ये ए की और बी की रेंज सेम होगी, ये दोनों एक ही जगह गिरेंगे, जितना नीचे और जितना ऊपर वाले सेम गिरेंगे। ये बच्चों क्योंकि है ना, सुनो क्यों क्यों ऐसा होता बताता हूं। याद है रेंज का एक्चुअल फॉर्मूला ये आया था, याद करो। हेलो, थोड़ा सा और देखते हैं। और मैं बोलूं एक्स था होल की डिस्टेंस बॉटम से, याद करो एक्स थी होल की डिस्टेंस बॉटम से। अच्छा इसको मैं इस होल की डिस्टेंस को वाई लिख देता हूं, दिस इज डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम बॉटम वाई लिख देता हूं। तो मैं बोलता हूं ये जो रेंज है, ये रेंज इसका जो ग्राफ बना बच्चों, ये मैं बोलता हूं अंदर बना एच वाई माइनस वाई स्क्वायर वेयर वाई इज वेरिएबल, वेयर वाई इज वेरिएबल। मैं बोलता हूं ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बच्चों, ये देखो अंदर, ये एक्स कर दो, चलो होल की डिस्टेंस को एक्स कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा तुम्हें। बच्चों समझो, तुम्हारे को जेई जितना ज्ञान दे रहा हूं। ये देखो एक्स स्क्वायर, मैं बोलता हूं दिस इज डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बच्चों। हेलो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो अंदर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला था, बेसिक मैथ में पढ़ा होगा। दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन। तो चलो आज इसका ग्राफ बनाता हूं। तो मैं तो अगर ग्राफ बनाऊंगा तो इसके दो रूट, ये जीरो कब होगी रेंज? तो जीरो तब होगी जब x बराबर 0 है। तो इसमें से वेक्टर करो ना, इसको x को मिल लो ना बच्चों वापस से। तो लोग या चलो ऊपर देख लो, यहां से तो देखो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, यहां से तो देखो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, और ऊपर से देखो बच्चों यहां से तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, और ऊपर से देखो ये जीरो कब होगा? 0 और h पे। तो बोलूं 0 और h पे रेंज 0 होगी। देखो मैं यही तो कह रहा हूं, h/2 से h नीचे, h/2 नीचे और h/2 ऊपर, रेंज 0 होगी। देखो हेलो, मिड वाले होल से ऊपर नीचे एक जैसा आता है। देखो ये देखो 0 और h पे रेंज, ये रेंज का ग्राफ देखो, ये रेंज और ये हाइट, बॉटम साइड x, बॉटम साइड को मैंने x बोल दिया। तो बोलूं देखो 0 और h पर रेंज 0 है, 0 और h पर रेंज 0 है, और मिड में मैक्सिमम है। देखो ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला मिड पॉइंट क्या है? बहुत सिमेट्रिक है। तो बोलूं दिस इज h/2 और h/2 मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का, और मिड पॉइंट पर रेंज मैक्सिमम आती है, जितनी आती है वो आती है, h/2 पर रेंज मैक्सिमम आती है। बोलो कैसे रेंज निकालनी हो तो मैं निकाल लूंगा, √2gh से स्पीड इनटू टाइम ऑफ लाइट 2h/g का रूट, ये भी रेंज। बोलो तो इसमें h बराबर h/2 रख दूंगा, तो कोई रेंज की वैल्यू पूछेगा तो भी बता दूंगा कितनी। h/2 रखो तो यहाँ h/2 h/4, तो बोल दूं आ जाएगा √h। ये h/4, 4 से 4 का √2 से कट जाएगा तो h आ जाएगी, √h के बराबर आई जाती है। खैर वो छोड़ो, मेरा इंटरेस्ट अभी ये निकालने में नहीं, वो तो तुम निकाल लोगे। मेरा इंटरेस्ट ये बताने में ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, h/2 पर रेंज मैक्सिमम होती है, और दोनों तरफ देखो h/2 से आगे और h/2 से पीछे रेंज इक्वल होती है। ये समझो, ये समझो h/2 से आगे और पीछे रेंज इक्वल होती है। बोलो, और दोनों कम होती जाती है। मिड वाले होल से ऊपर जाने पर और नीचे आने पर, नीचे आने पर और ऊपर जाने पर रेंज घटती जाती है, और बिल्कुल एक जैसे फैशन में घटती है। हेलो हेलो, ये समझ में आया कि आप जहां पर रेंज मैक्सिमम होती मिड पॉइंट पर, उससे ऊपर और नीचे रेंज घटती है। तो क्या मैं बोलूं तेरा होल ही आ रहा था 9 मीटर पे, जहां पानी नहीं था, तो मैं बोलूं ये बेतुकी बात हो गई, क्योंकि लिक्विड ही नहीं है यहाँ। तो बोलूं ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे जब तो रेंज घटेगी, और लगातार घटेगी। तो मैं बोलूं फिर तो होल बॉटम पे ही करो, क्योंकि बॉटम थोड़ा सा घटते 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 यहाँ पे कम घटेगी और ज्यादा घटेगी, जितना ऊपर जाओगे रेंज घटेगी।
तो मैं बोल दूं मिड पॉइंट से ऊपर और नीचे जाने पर रेंज घटती है, तो मैं बोल दूं अभी मुझे जो होल करना है वहां रेंज मैक्सिमम तो नहीं आएगी इस स्टूल के हिसाब से, लेकिन हाँ लिक्विड के अंदर मैक्सिमम आएगी। लिक्विड में इससे ज्यादा रेंज कोई नहीं दे पाएगा। हाँ मुझे अच्छा तब लगता जब कंटेनर की थोड़ी सी डेप्थ और होती, तो मैं सीधा 9 मीटर पे ही होल करता। बोलो। अरे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब जेई में करवाता था मैं। ओके, पर मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। हेलो तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, करो नोट डाउन करो, इसको करो फटाफट, ये दोनों करो। एक में होल एयर में आ गया तो एयर में तो काम चलेगा नहीं, तो ऊपर और नीचे जाने पर रेंज घटती जाती है। तो मैं बोलता हूं मैं बॉटम का होल करूंगा ताकि ज्यादा नहीं घट पाए रेंज, और ये लिक्विड में मैक्सिमम रेंज वाला पॉइंट हो गया। तो बोलता हूं बॉटम पे होल करने पर रेंज मैक्सिमम आएगी। यहाँ पर बॉटम से 2.5 मीटर ऊपर रेंज मैक्सिमम आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो 7.5 आया था वो स्टूल से 2.5 मीटर ऊपर आया था और वो लिक्विड के अंदर था, मजा आ गया। बोलो। चला आगे, चले बच्चों, चलो। अच्छा और देखो, और देखो, हाँ और देखेंगे सर, इधर देखो। अब जैसे ये पैराबोला जो बताया मैंने, तो मैं बोल दूं मिड पॉइंट के ऊपर और नीचे रेंज एक जैसी घटती जाती है, ये सेम फैशन से घटती है। इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ इधर देखो, ये 10 मीटर हाइट तक मोटर भरा है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। अब इधर देख, ये होल एक, ऐसे छोड़ इसको, ये होल है, ये होल है, ये होल है, ठीक है। देखता हूं पूरी क्लास में कौन जवाब दे पाता है ढंग से, है ना। ये लिक्विड भरा है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा। हाँ हाइट लिख रहा हूं सबकी, सुनना। दिस इज 5 मीटर फ्रॉम बॉटम, ये मिड होल है, ठीक है। दिस इज बच्चों 4 मीटर फ्रॉम बॉटम, दिख रहा है ना 4 मीटर। बोलो बच्चों। हाँ दिस इज बच्चों 4 मीटर और दिस इज 6 मीटर, क्या ये कर लो 9 मीटर, ये 9 मीटर ऊपर वाला, एंड दिस इज 1 मीटर। बोलो रेंज, है ना। इसको मैं बोल रहा हूं होल 1, होल 2, होल 3 एंड होल 4, ये 4 होल है। रेंज बताओ, कंपेयर करो रेंज। तो बताओ सबसे ज्यादा रेंज किसकी आएगी। मेरे को ये देखना, मैंने तुम्हें जो बात समझाई वो समझ में आई या नहीं आई। 5 मीटर वाले की मैं बोल दूं रेंज सबसे ज्यादा इसकी आएगी, तो बोल दूं 5 वाले की रेंज सबसे ज्यादा, R5 मैक्सिमम होगी। हाँ उसके बाद आराम से, अब 5 से ऊपर और नीचे जाओ तो रेंज घटेगी। ग्राफ ऐसा होता है, रेंज का ग्राफ ऐसा होता है, ये समझो डाउनवर्ड ओपन मैंने बोला, और H और 0 पे हाइट 0 होती, ध्यान रखना। सॉरी H और 0, हाइट H और 0 पर रेंज 0 होती, ध्यान रखना। ये बॉटम से डिस्टेंस है होल की, जिसको स्मॉल एच बोला था अपने डेरिवेशन में अपन। तो वो तो h/2 पर मैक्सिमम रेंज आई थी। बोलो ये जो तुमने 2 का बोला, 5 का बोला है, सॉरी होल 2 है ना, होल 2 में रेंज 2 मैक्सिमम है। हाँ अब बताओ, रेंज 2 मैक्सिमम है, 2 वाले होल की रेंज मैक्सिमम। अब बताओ आगे क्या होगा। तो वो तो दूर जाना, ऊपर जाने पर, अब देखो 2 से ऊपर, तो मैं ये 5 मीटर पे तो 4 मीटर ऊपर गया, और मैं बोलूँ यहाँ देखो, यहाँ 2 से 4 मीटर ऊपर गया, देखो तो मुझे होल 1 मिलेगा। बच्चों यहां से आगे पीछे जाके देखो, यहां से तो 4 मीटर ऊपर गया तो होल 1 मिला, ये ना होल 1, ये होल 2 था, होल 1 मिला। और वो तो 4 मीटर नीचे गया, ये देखो 4 मीटर ऊपर गया तो होल 1 मिला, और 4 मीटर नीचे जाने पर ही ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर यानी कि होल 4 मिला। 4 मीटर ऊपर होल 1 मिला और 4 मीटर नीचे होल 4 मिला, तो मैं बोलूं 4 मीटर नीचे यानी कि 4 मीटर पीछे। तो मैं बोलूं ये देखो ये 10 दिया है मेरे क्वेश्चन में 10 है, ये 5 है और 4 आगे यानी कि ये 9 है, और मैं बोलूं ये 9 है, देखो ये 9 है, देखो हेलो, और ये 4 पीछे, मैं बोलूं ये जो होल है ये 1 है, 1 5 9 10, तो मैं बोलूं 4 पीछे, ये होल कौन सा 4 नीचे, होल नंबर 4 है, तो मैं बोलूं होल नंबर 4 और 1 की रेंज सेम आएगी, क्योंकि एक 4 आगे और एक 4 पीछे, तो रेंज सेम होगी। बोलो
तो होल नंबर 4 की और होल नंबर 1 की रेंज सेम आएगी। बोलो मेरे बच्चों, तो बोल दो 4 और 1 की सेम होगी। अच्छा 4 और 1 की सेम होगी, पर कितनी है कंपैरिजन अभी करेंगे। 4 और 1 की सेम होगी, और मैं बोल दो 4 और 1 की सेम होगी, बोलो हाँ। और 3 की, तो बोल दो 3 तो 1 मीटर नीचे आया। देखो ये 4 मीटर, यहाँ तो 4 मीटर आना पड़ा मुझे, यहाँ 4 मीटर आना पड़ा, यहाँ 4 मीटर आना पड़ा। मैं बोल दूं ये मिड पॉइंट से 1 मीटर नीचे आने पर होल 3 मिल गया मुझे, 1 मीटर नीचे होल 3 मिल गया बोलो। और मैं बोल दूं 1 मीटर नीचे यानी कि 1 मीटर पीछे होल 3 मिल गया, तो बोल दो होल 3 की रेंज ज्यादा होगी। तो बोल दो होल 3 की रेंज इनसे तो ज्यादा होगी और R2 से कम होगी। बोलो सर मजा आ गया। अपन ने पैराबोला का अपन ने ग्राफ डायरेक्ट बना लिया और उसके बाद समझ लिया कि मिड पॉइंट से ऊपर नीचे जाने पर रेंज घटती है। तो मिड पॉइंट की सबसे ज्यादा होती है, उससे नीचे 3 होल है तो 3 की उसके बाद, और मैं बोल दूं 1 और 2 ज्यादा दूर है तो 1 और 2 की इक्वल, लेकिन 1 और 4 की इक्वल और लेस होगी सबसे, क्यों? क्योंकि दूर दूर है मिड से। तो मिड से जितना दूर रहोगे आप उतनी रेंज कम होगी। खत्म। चले आगे फटाफट बच्चों, जल्दी करो। हाँ सर, तो सर हमारे को सब चीज समझ में आ गई रेंज से रिलेटेड। ओके हटा दो सर आप। तो सर ये बहुत अच्छा लगा कि अपन ने कमरा स्टूल पे रखे हुए कंटेनर में पूरे में लिक्विड मान लिया। ओके हेलो, और सर ये भी समझ में आ गया कि मिड पॉइंट से आप जितना आगे जाओगे उतनी रेंज घटेगी। बस हमारे काम की बात ये है, अब चाहे पैराबोला हमारे समझ में आए चाहे नहीं आए, मिड पॉइंट से आगे जाने पर रेंज डिक्रीज होती है। बोलो मेरे बच्चों हेलो। हाँ अब सुनना, इधर देखो, अब सुनना, इधर देखो बच्चों सुनना। कल हमने बर्नौली थ्योरम जब लगाई थी वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स में, तो याद रखना जो लिक्विड निकलता था उसकी डेंसिटी से रो जी एच की डेंसिटी घटी थी। याद करो, ऊपर लिखा था पी नोट प्लस रो जी एच प्लस 0 क्योंकि वेलोसिटी थी, बाहर लिखा था पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0 क्योंकि पोटेंशियल 0 थी। तो मतलब रो से रो कट गया था। तो निकलने वाला लिक्विड और भरा हुआ लिक्विड सेम था। किस्मत बहुत अच्छी थी कल तक आपकी, जो बर्नौली में निकला हुआ लिक्विड और भरा हुआ लिक्विड सेम था। सर क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, सुनना, अब आप बर्बाद हो जाओगे 2 रो और रो। अब आपकी बर्नौली थ्योरम फेल हो जाएगी। सर क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि लिक्विड अलग अलग भरे हुए हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लिक्विड, और हमने जो बर्नौली लगाई थी या हमने जो बर्नौली का फॉर्मूला डिराइव किया था, अब जिन लोगों को डेरिवेशन नहीं आता है और रट रट के आप सब बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड जो निकल रहा है वो अलग है और भरे हुए लिक्विड 2 टाइप के, दिस इज H एंड दिस इज H। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स कितनी होगी? अब अपना मामला खत्म हो गया। अब मैं बोल दूं दो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, देयर आर 2 टाइप ऑफ लिक्विड। अब आप कैसे बताओगे कि वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट्स कितनी होगी? अब जो रट के आया था पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड 2 टाइप के भरे हैं। कोई है दमदार बच्चा जो बताएगा? तो मेरे साथ समस्या पता क्या होगी, 2 टाइप के लिक्विड है, जो निकल रहा है वो अलग है और अंदर जो भरे हैं वो 2 टाइप के। चलो आ जाओ। तो मैं बोलूं मेरे लिए निकलने वाला लिक्विड इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हाफ रो वी स्क्वायर इधर जब वेलोसिटी ऑफ इफेक्ट निकालूंगा और राइट साइड का पार्ट लिखूंगा या 2 पॉइंट पर बर्नौली लगाऊंगा, दिस इज पॉइंट 1 और दिस इज पॉइंट 2, तो मैं 2 पर जब बर्नौली लगाऊंगा बच्चों, तो मैं बोल दूं यहां पे जब बर्नौली लगेगी तो हाफ 2 रो वी स्क्वायर आएगा। ओके बोलो हेलो। हाँ अब मैं बोल दूं, लेकिन अब मैं हाइट के लिए रो जी एच में सिमेट्रिक लिक्विड नहीं, इसलिए रो जी एच में कौन सा रो लिखूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जो लेफ्ट साइड में बर्नौली वाला पार्ट लिखूंगा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, उसमें रो कौन सा समझ नहीं आ रहा। चलो हाफ रो वी स्क्वायर में तो लफड़ा ही नहीं, कभी V 0 ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा कैंपर मान के V टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी 0 मानते हैं। याद है कल मैंने बताया था, कैपिटल A इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल a मान के इसको 0 ले लेते हैं। लेकिन मुझे तो ये बताओ कि मैं रो जी एच में रो क्या लिखूं? तो मैं तो लफड़ा पड़ गया। जब कभी ऐसा लफड़ा पड़ जाए तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस लिक्विड को होमोजीनियस बनाओ, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल विद होमोजीनियस लिक्विड। हम एक जैसे लिक्विड से कंफर्टेबल है। तो 2 तरीके काम करने के, या तो उस जगह पर बर्नौली लगाओ
पॉइंट नंबर 3 कर दो इसको, या तो उस जगह पर बर्नौली लगाओ जहां से लिक्विड एक जैसा चालू है, ताकि मैं रो जी एच में ये लिख दूंगा, रो जी एच में हाइट ये ले लूंगा और ये 2 रो का लिक्विड हो जाएगा पूरा। तो 2 तरीके काम करने के, या तो उस पॉइंट पर बर्नौली लगाओ जहां से लिक्विड एक जैसा हो रहा है, बोलो। तो मेरे को होमोजीनियस लिक्विड चाहिए, फाइनली आई वांट होमोजीनियस लिक्विड। ओके सर, चला जाओ इधर सुनना। तो मैं काम करता हूं, तो मैं यहां और यहां बर्नौली लगाता हूं। तो मैं तो यूजिंग बर्नौली थ्योरम 8, 3 एंड 2 पॉइंट, 3 और 2 पे बर्नौली लगा रहा हूं। तो मैं 3 पे कितना लिखोगे, तो मैं प्रेशर है 3, जो भी वोटेवर यहां प्रेशर है, प्लस रो जी एच, लेकिन रो की जगह 2 रो आएगा, 2 रो जी एच, और हाइट हो जाएगी कैपिटल एच। देखो अब मामला ओके है ना बच्चों, अब तुम सेम लिक्विड में ट्रेवल कर रहे हो, देखो 2 रो जी एच, तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी लिखने में तकलीफ नहीं आई, सीधा 2 रो इंटू जी इंटू एच कर दिया। यस सर। अब 3 पॉइंट पे लिखो, अच्छा प्लस 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो इसकी लगभग 0 ही लेते हैं अपन, तो बोल दो ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल है, इस स्मॉल ए से ये वाला एरिया के अंपर का बहुत ज्यादा ले लिया, तो बोल दो v2 ये v डैश, तो बोल दो v डैश टेंस v डैश इज मच लेस देन v, तो बोल दो ये टेंस टू 0 ही लेती। ठीक सर, तो समझ रहे हो ना बच्चों, 0 क्यों लिख रहा हूं मैं, हेलो। तो यहां पे आ जाओ 2 पॉइंट पे, तो मैं बोल दूं 2 पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस रो जी एच 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। मैं बोल दूं रो नहीं 2 रो आएगा, क्योंकि जो लिक्विड निकल रहा है उसकी डेंसिटी भी 2 रो है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, बोलो 2 रो वी स्क्वायर। कितने लोगों के समझ में आ गया, दोनों जगह बर्नौली लगा दी मैंने। तो यहाँ प्रेशर P0 और यहाँ प्रेशर को चेंज कर दिया मैंने, 3 पॉइंट का प्रेशर चेंज कर दिया, और प्रेशर मैं निकाल लूंगा, क्योंकि किसी भी डिफरेंट लिक्विड में भी होगा तो प्रेशर तो मुझे निकालना आता है। हाँ बस रो जी एच में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अलग अलग लिक्विड थे। हेलो, कितने लोगों को समझ में आया, एंड्रेस करो, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को समझ में आ गया कि हमने बर्नौली 2 डिफरेंट सेम लिक्विड वाले पॉइंटों पे लगा दिए। एंड्रेस करो फटाफट फास्ट। अरे यार, हमने यहां बर्नौली लगा दी, क्या दिक्कत है, ताकि लिक्विड सेम हो जाए, क्योंकि हमारी बर्नौली सेम लिक्विड के लिए अप्लाई होगी, क्योंकि रोज। हाँ चला जाओ, अब मैं बोल दूं बच्चों, यहां से देखो, इधर देखो, तो क्या आ जाएगा, अच्छा P3 कितना लिखोगे बोलो, तो मैं बोल दूं P3 विल बी P0 प्लस रो जी एच, P3 बराबर P0 प्लस रो जी एच, और ये था ही सही 2 रो जी एच, बोलो बराबर P0 प्लस हाफ 2 रो वी स्क्वायर, हाफ 2 रो वी स्क्वायर। अब मुझे V निकालना, तो आ जाओ कितना आएगा, तो बोल दूं ये P0 से P0 कैंसिल, और यहाँ पे 3 रो जी एच, 1 रो कैंसिल, 1 रो कैंसिल, ये रो जी एच लिखा है, यहाँ पे प्रेशर P0 प्लस रो जी एच होगा, यहाँ P0 है, एयर में P0 है, तो बाहर P0 ऊपर P0, यहाँ P0 प्लस रो जी एच होगा 3 पर प्रेशर। समझ में आया 3 का प्रेशर, P0 था ऊपर, और यहाँ पे P0 प्लस रो जी एच, याद है लिक्विड के डेप्थ पे जाते जाते प्रेशर रो जी एच से बढ़ जाता है। यस सर, तो बोल दूं रो कैंसिल हो गया, P0 कैंसिल हो गया, अब आ जाओ यहाँ पे 3 जी एच आ जाएगा, और वहां पे आ जाएगा बच्चों हाफ से हाफ कैंसिल, तो बोल दूं V स्क्वायर, तो बोल दूं V बराबर रूट 3 जी एच आ गया, V बराबर रूट 3 जी एच। बोलो मेरे बच्चों, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, लिक्विड को सेम लिक्विड के ऊपर बर्नौली लगाई, लिक्विड का अपर पोर्शन यहां से घटा के यहां ले आया मैं, तो 3 और 2 में बर्नौली लगाई, क्यों, क्योंकि 3 और 2 पर लिक्विड सेम है, तो रो जी एच लिखने में तकलीफ नहीं आई, यहां पे भी 2 रो जी एच आ गया, और उधर भी हाफ 2 रो वी स्क्वायर आ गया। समझ गए क्या सर, एक बार फिर से बता दो। बेटा फिर से बताने जितना टाइम यहाँ है नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, ओके। हाँ एक बार ही समझाएंगे, लेट ज्वाइन किया होगा आपने, ठीक है। चलो जाओ, चलो देखो जल्दी जल्दी देखो एक बात, मैं बोलूं यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ P0 है, लेकिन ये लिक्विड होमोजीनियस नहीं है, लिक्विड डिफरेंट है, तो मैं बोलूं डिफरेंट लिक्विड में मैं रो जी एच में रो कौन सा लिखूंगा, दिक्कत हो गई, इसलिए मैंने क्या करा, बर्नौली यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगा दी, 3 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में लगा दी, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में लिक्विड सेम है, तो बोल दूं इस वाली लेयर से इस वाली लेयर और यहाँ बर्नौली लगाओ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इन दोनों में लिक्विड सेम है, तो बोल दूं यहाँ पे जब लिखोगे तो प्रेशर थोड़ा चेंज होगा, P0 नहीं होगा, अलग होगा, तो मैं आज तक रखता आया हूं दोनों जगह प्रेशर P0 लिया, कल याद है वेलोसिटी ऑफ विस्क में दोनों जगह प्रेशर P0 लिया था, लेकिन आज प्रेशर दोनों जगह चेंज है, ओके। तो बोल दूं यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ P0 है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर P0 प्लस रो जी एच है, तो यहाँ पे P0 प्लस रो जी एच प्रेशर आ गया, ओके। फिर 2 रो जी एच हो गया बच्चों, इस लिक्विड की हाइट की वजह से, याद है यहाँ पर 2 रो जी एच पोटेंशियल, काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है,
प्लस 0, क्यों वेलोसिटी 0 बराबर यहाँ पी नोट प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, हाफ 2 रो वी स्क्वायर खत्म। तो यहाँ से √3gh आ गया। लेकिन बच्चों इतना लंबा मेथड एग्जाम में करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये लंबा मेथड नहीं है, आपको तो सीधा प्रेशर यहाँ का डायरेक्ट लिखना पी नोट प्लस रो जी एच, समझ गए? लेकिन एग्जाम में थोड़ा मुश्किल है। अच्छा बताओ, लिक्विड की स्पीड ज्यादा आनी चाहिए कम? रो जी एच, अगर ये नहीं होता तो जितनी आती उससे ज्यादा आनी चाहिए कम। अगर ये नहीं होता ऊपर वाला तो जो स्पीड आती उससे ज्यादा आएगी कम? ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं बोलूं ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर दिया, इसने एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया। अगर ये नहीं होता तो पी नोट प्रेशर लगता और ये भी पी नोट, और मैं बोलूं सिर्फ इस साइड की वजह से स्पीड आती √2gh। अगर ये नहीं होता तो √2gh आती। तो देख लो ये ज्यादा ही है √3gh। √3gh इज ग्रेटर देन √2gh। तो बोलूं यस ज्यादा ही। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले लिक्विड ब्लॉक ने अपना प्रेशर क्रिएट किया है। हेलो बोलो। लेकिन मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करूंगा। तो सर आप कैसे करोगे? इधर देखो, मजा नहीं आया, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो सर फिर कैसे करोगे बताता हूं। एक काम करूं, तेरे को समस्या क्या है बच्चे? कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले में समस्या क्या बता। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता तो तुझे अच्छा लगता या ये अच्छा लग रहा है? अगर मैं ऐसा देता तेरे को, 2 रो का लिक्विड भरता 3h हाइट तक, तो ज्यादा अच्छा लगता है या अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है? कब अच्छा लगता? कब अच्छा लगता तेरे को? जल्दी बोलो ना रे। है सेकंड केस में, क्योंकि पूरा लिक्विड होमोजीनियस है। पूरा लिक्विड होमोजीनियस है तो सीधा फॉर्मूला याद है, v बराबर √2gh, और उसमें √2gh में हाइट को 3h लिख दो। तो मैं बोलूं पूरा लिक्विड अगर यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता तो मजा आ जाता। यहाँ पे दिक्कत है, 2 डिफरेंट लिक्विड है। तो सुनो, अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म लिक्विड को यूनिफॉर्म बना दूं तो मजा आ जाएगा तेरे को? इस लिक्विड को अगर मैं यूनिफॉर्म बना दूं तो मजा आ जाएगा क्या? इस वाले लिक्विड को? यस सर। तो एक काम करूं, जो लिक्विड निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा है वैसा इसको बना दो। तो मैं बोलूं 2 रो निकल रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि जो निकल रहा है आप हाफ रो वी स्क्वायर में रो 2 रो रखोगे। जो लिक्विड निकलता है इधर जब बर्नूली लगाओगे आउटर पॉइंट पे, तो मैं बोलूं निकलते हुए लिक्विड की डेंसिटी रखोगे। तो मुझे यह पता है कि जब लिक्विड निकलेगा तो मैं 2 रो रखूंगा डेंसिटी। तो मैं बोलूं इसको रो मत बनाओ। होमोजीनियस बनाने के लिए 2 रो को रो मत बनाओ, रो को 2 रो बनाओ, ताकि पूरे लिक्विड निकलने वाले लिक्विड जैसा हो जाए। तो मैं बोलूं निकलने वाले लिक्विड जैसा बनाओ इसको। तो आ जाओ बनाता हूं। तो बोलूं इस सिस्टम को मैं ऐसा कर दूंगा। हेलो सर कैसा कर दोगे? मैं बोलूं वही जैसा लिक्विड निकल रहा है 2 रो। तो मैं बोलूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। 2 रो निकल रहा था और 2 रो था, यहां तक मुझे दिक्कत नहीं थी, और इसीलिए मैंने याद है यहाँ पे बर्नूली लगाई, यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहां तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। h हाइट तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। मैं बोलूं तकलीफ इसके ऊपर स्टार्ट हुई थी जहां पे रो का लिक्विड आ गया था। तो मैं बोलूं इसके ऊपर जो रो का लिक्विड था उसको 2 रो का बनाऊंगा तो आधी हाइट तक बढ़ दूं। हेलो उस शेडेड पोर्शन को मैं ऐसा लिक्विड बनाना चाहता हूं, तो मैं तो रो की जगह 2 रो का करना चाहता हूं। तो मैं तो हाइट आधी ले लूं, क्योंकि यहां पे डेंसिटी डबल कर दी तो आधी हाइट वही प्रेशर क्रिएट करेगी जो h हाइट कर दी है। तो रो का h हाइट 2 रो की h/2 के बराबर है। रो की h हाइट 2 रो की h/2 के बराबर है मेरे बच्चों। और मेरे को इससे फायदा ये हुआ, पूरा लिक्विड होमोजीनियस बन गया। नाउ दिस लिक्विड इज होमोजीनियस। बोलो एक जैसा। मजा आ गया क्या? अब देख कितना आसान हो गया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ फिक्स। सर अब मजा आ गया, क्योंकि पूरा लिक्विड है जैसा और फॉर्मूला √2gh होता है, और हाइट विल बी दिस। अंदर जो हाइट आती है h वो ये हो जाएगी। कितनी बोलो? ये टोटल हाइट कितनी हो गई? तो बोल दो h + h/2, तो बोल दो 3h/2। तो यहाँ पे रखो, तो बोल दो v बराबर √ 2g 3h/2। और मैं बोलूं जैसे ये करोगे तो बोल दो आ जाएगी बच्चों v बराबर √3gh। हेलो बोलो मेरे बच्चों। यस कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से एंट्रेस करो। और देखो आंसर सेम आ गया, और ज्यादा आना था √2gh से, बिल्कुल ज्यादा आना था। अगर अकेला h हाइट तक भरा था उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। चले आगे बच्चों, करो यहां तक नोट करो, फिर और क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बोलो दिस इज मेथड 1। बकवास मेथड 1। सॉल्यूशन में मेथड 1 थोड़ा लेंदी। हाँ ये पूरा बर्नूली लगा के ये मेथड 1 था।
ये तो 2 के अंदर है। ये वाला मेथड बनता, बर्नौली थ्योरम लगाई, लेकिन मैंने इसमें भी दिमाग लगाया, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं लगाई, मैंने कहा लगाई बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर। ओके चलो, हालांकि मैं यहाँ पर और यहाँ पे भी लगा सकता था, उसमें फिर 2 रो GH प्लस रो GH करता, पर कौन करेगा इतना, मैंने तो इसको h/2 का कन्वर्ट कर लिया। दिस इज मेथड 2। सर ये मेथड 2 बहुत बढ़िया लगा मेरे को, पूरे को एक जैसा बना दिया आपने, 2 रो को रो, और ये चीजें आपने यूट्यूब के यू टाइप के ट्यूब के क्वेश्चन कराए थे तो कर सिखाई थी हमें। करो नोट करो, चलो आगे, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में भी देखो बच्चों, इसी टाइप का देता हूं जिसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड भरा हो, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है वो देखना है देखो, ठीक है। चला जाओ, इधर देख, हाँ V1:V2 बताना है, करो। हाँ बोलो जल्दी, थोड़ा सा फास्ट। V1:V2, तो मैं बोलूँ यहाँ पे जो लिक्विड निकल रहा होता है वैसा बनाना होता है, तो मैं बोलूँ अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 बार बर्नौली लगाऊंगा, तो मैं बोलूँ V1, तो बोलूँ ये 2 रो का लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इसको भी 2 रो का बनाऊंगा, तो बोलो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बोलो V1 के लिए कितना लिखूंगा, तो बोलूँ √2g, हाइट कितनी दूंगा, तो बोलूँ ऊपर वाले को भी 2 रो का लिक्विड बनाऊंगा, ये 2 रो का इसको भी 2 रो का बनाऊंगा, तो आधी हाइट आ जाएगी। अरे बोलो, तो बोलो H + H/2 आ जाएगी 2 रो के लिए। हेलो, यहां से 2 रो का निकल रहा है तो ऊपर वाले को 2 रो का बनाया तो आधी हाइट आ गई। बोलो ऐसे ही, जब V2 लिखूंगा तो बताओ V2 में लिक्विड कौन सा निकल रहा है, लिक्विड कौन सा बाहर निकल रहा है, तो बोलो V2 में लिक्विड तो रो वाला ही निकल रहा है। हेलो, तो V2 की बात करूं तो रो वाला लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इसको रो वाला ही बनाना है, और ऊपर वाली हाइट, तो कई बच्चे बोलते सर नीचे वाले को रो बना दो, अरे नीचे वाले लिक्विड से तो मतलब ही नहीं होता वेलोसिटी ऑफ फिक्स का, तो बोलो ऊपर अगर h हाइट है तो h हाइट का ही ले लूंगा। बोलो ऊपर लिक्विड की हाइट h है तो बोलो रो वाला ही निकल रहा, रो ही है, तो बर्नौली थ्योरम तो √2gh आ जाएगा, तो इसमें तो सिंपल h, तो बोलो ये V1:V2 आ गया, और बोलो 2g से 2g कट गया, h से h कट गया, तो बोलो ये आ जाएगा √3/√2। बोलो तो मैं 2 रो के लिए ऊपर वाले को 2 रो का बना दिया था h/2 हाइट, तो 3h/2 हो गई टोटल। बोलो, और इसके लिए रो है तो रो ही रहने दिया, रो बाहर निकल रहा, रो ये करो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है भारी लिक्विड ऊपर हो, पर मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दिया जिसमें नीचे रो और ऊपर 2 रो है, सिर्फ मैं तेरा कंसेप्ट बढ़ाना चाहता हूं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अरे ऐसा हो सकता है कि हल्के के ऊपर भारी ऊपर रह जाए, वो तो नीचे ही आएगा, पर मैंने यूं ही क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूं, तेरे से पता क्या होगा, तो बताओ। यहां से मैं बोलूं रो वाला निकल रहा, देखो कौन सा लिक्विड निकल रहा है वो ध्यान रखना, क्योंकि वैसे ही पूरे को बनाना होता है, क्योंकि जब आप बर्नौली लगाओगे तो इधर हाफ रो V² लिखोगे, तो पूरे को रो का बनाओ, तो बोलो अगर ये रो का निकल रहा है तो इसको रो का बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये HH हाइट है, ये दोनों हाइट HH है। बोलो मेरे बच्चों, बोलो, तो बोलो रो का निकल रहा तो ऊपर वाले 2 रो को भी रो का बनाओ, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो √2g, ये हाइट h है, रो का निकल रहा तो ये हाइट h है तो ये 2h हो जाएगी, रो का बनाओगे तो 2h, तो मैं बोलूं इट विल बिहेव लाइक h + 2h हाइट। बोलो बच्चों, हाँ, और ये वाला बच्चों यहां से 2 रो ही निकल रहा है, 2 रो ही है, तो बोलूं √2g इनटू हाइट h ही रहेगी इसकी, तो बोलूं ये कैंसिल करोगे आप, तो बोलूं बच्चों h से कट के √3/2 बना जाएगा, खत्म। तो मेरे हिसाब से तेरे समझ में आ गई कि होमोजीनियस कैसे बनाते लिक्विड को, जो निकल रहा होता है वो लिक्विड इज इंपॉर्टेंट। चलो करो नोट करो,
जल्दी कर, फास्ट, जल्दी नोट करोगे ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। अब बोलो इसकी वेलोसिटी। देखता हूं क्लास का दमदार बच्चा कौन है जिसको मेरी पूरी बात समझ में आ गई। ये HH तक 3 लिक्विड भरे हुए हैं। सबसे भारी सबसे नीचे ही होगा, बिल्कुल सही है सर। इस बार आपने डायग्राम बिल्कुल ओके बनाया, ये हाइपोथेटिकल नहीं। हाँ, ये 3 टाइप के लिक्विड भरे हैं, रो, 2 रो एंड 3 रो। तो आपको बताना बच्चों स्पीड कितनी होगी, बोलो। तो बोल दो बच्चों, ए v बराबर √2g। बोल दो दिस इज h प्लस दिस इज h/2। ए इसको रो 3 रो सॉरी 3 रो में कन्वर्ट करना, ये h/3 हो जाएगी। ए 3 रो में कन्वर्ट करोगे, रो को 3 रो बनाओगे तो h/3 हो जाएगी। सबसे ऊपर वाला h/3 की तरह बिहेव करेगा क्योंकि निकलने वाला लिक्विड 3 रो का है बच्चों। हेलो, और ये बच्चों इसको 3 रो को इसको 3 रो बनाओगे तो ये 2h/3 हो जाएगी। सर कैसे करा आपने? तो मैं दूं अगर ये रो होता, रो को 3 रो बनाते तो h/3 होता और 2 रो को चलो यूं करो 2 रो की h हाइट इज इक्वल टू 3 रो की 2 रो की h हाइट जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो ये होगा, और मैं बोलूं 3 रो की h डैश हाइट जो प्रेशर क्रिएट करेगी वो ये होगा। तो मैं बोलूं रो से रो कट गया तो 2/3h आ रहा। अरे घर पे सोचना बच्चों, दोनों के प्रेशर इक्वल कर दो ना यार। 2 रो की h हाइट का और 3 रो की h डैश हाइट का प्रेशर इक्वल करो तो अपना पता पड़ जाएगा, इट विल बिहेव लाइक दिस हाइट। हेलो, कैसे करा? चूंकि 2 रो की जो h हाइट काम करती है प्रेशर में, वो 3 रो की h डैश हाइट करेगी, और मैं तो ये h डैश कितना आ जाएगा बच्चों? h डैश बराबर 2h/3। खत्म। हेलो, तो मैं तो ये अंदर जो हाइट आएगी h प्लस 2h/3 मिड वाले लिक्विड की प्लस h/3 अपर लिक्विड की। तो मैं तो सबको मैंने 3 रो का बना दिया। रो को 3 रो का बनाया तो हाइट 1/3 हो गई, और 2 रो को 3 रो का बनाया तो हाइट जैसे डेंसिटी 3/2 टाइम्स हो गई तो हाइट 2/3 हो गई। डेंसिटी 3/2 1.5 गुना हो गई तो हाइट 1/2 हो गई। बाई 1.5 हो गई, 1.5 इज 3/2 तो 2h/3 का क्या? डेंसिटी 1.5 टाइम्स है तो बोल हाइट 1/1.5 टाइम्स आएगी, और अपॉन 1.5 मतलब अपॉन में 3/2 और 3/2 अपॉन में होगा तो 2/3 बन जाएगा ऊपर आके। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो 2g √ करो ये, तो मैं बोल दूं 3 एलसीएम ले लिया, 3 2 5 6 तो 2h आ रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू 2h, तो बोल दूं ये 2√gh आ गया। वैसे √2gh आता था, अब 2√gh आ रहा है। हेलो बोलो, कितने लोगों के समझ में आ गया? हैंड रेस करो। बहुत ज्यादा बातें बता दी मैंने, हाथ खड़े करो कितने लोगों को समझ में आया? हाँ चलो, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये हो गया वेलोसिटी और फिक्स। अब आ जाओ आगे, हटा दो इसको। रेंज मैक्सिमम कब होती है, सारी बातें सर हमारे समझ में आ गई। और कैसे लिक्विड के ऊपर से बाहर निकलते तो निकलने वाला लिक्विड इज इंपॉर्टेंट, और वैसा पूरे को बना दो। ओके, अब आ जाओ। और मैं बोलता हूं अकेला लिक्विड होता है उससे तो ज्यादा स्पीड से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले लिक्विड का एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ गया तो स्पीड अप होगा लिक्विड। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज में अपन ने वेंचुरीमीटर पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं, इधर देखो। 3 टप्पर का उड़ना, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन। तो इधर देखो, जैसे घर है ना, 3 शेड से बना हुआ घर, तो वो तो बाहर एकदम से तूफान, आंधी तूफान चलने लगे, तो आपको पता होगा 3 शेड ऊपर उठते हैं। ये वेलोसिटी v, ये आउटसाइड प्रेशर है, ये आउटसाइड है, और ये इनसाइड का प्रेशर है Pin। और अंदर घर में एयर शांत है। ये जो तूफान है घर के अंदर, थोड़ी आंधी तूफान आ रहे मेरे घर के अंदर, तो मैंने चारों दीवारी पैक कर रखी है। याद है, खिड़कियां बंद कर लेते जैसे आंधी तूफान आते हैं। बोलो हेलो। हाँ, अब मैं बोल दूं बच्चों,
अंदर वेलोसिटी जीरो, बाहर इस तीन टप्पर के जस्ट नीचे वेलोसिटी जीरो और जस्ट ऊपर जबरदस्त वेलोसिटी। और मैं बोल दूं अंदर का प्रेशर पी इन और पी बाहर का पी आउट। अच्छा मैं बोल दूं इधर सुनना बच्चों, इधर देखो, तो मैं बोल दूं यूजिंग बर्नौली थ्योरम, यूजिंग बर्नौली थ्योरम, या वैसे भी मुझे पता है कि बाहर लिक्विड अगर बाहर का फ्लूइड स्पीड अप हुआ है, अंदर का जीरो, तो मैं बोल दूं लिक्विड जब जीरो से इधर जाएगा तो एक्सेलरेट होगा, मतलब वहां पर प्रेशर कम है बाहर वाला। जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम है, तभी तो लिक्विड एक्सेलरेट हुआ है, फ्लूइड एक्सेलरेट हुआ है। या फ्लूइड नहीं, लिक्विड नहीं है, गैस से कोई बात नहीं, एयर है कोई बात नहीं, मैं बोल दूं फ्लूइड तो है बहने वाला, तो बोल दूं वहां एक्सेलरेट हुआ है, अंदर एयर की स्पीड जीरो है और बाहर ज्यादा है, इसका मतलब बाहर एक्सेलरेट हुआ है, तो बोल दूं प्रेशर दबाव कम है हवा का बाहर। आंधी तूफान में हवा का दबाव कम होता है, ज्यादा नहीं होता। हेलो हाँ, तो आ जाओ, तो बोल दो यूजिंग बर्नौली थ्योरम, तो बोल दो इनसाइड और आउटसाइड, इसको 1 बोल रहा हूं और ऊपर तीन टप्पर के ऊपर 2 बोल रहा हूं, तो 8 1 इन 2 8 1 इन 2 1 और 2 पे, तो बोल दो पी इन एक का लिख रहा हूं पी इन प्लस रो जी एच प्लस और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं, जस्ट अंदर और जस्ट बाहर, तो मैं बोल दूं कोई ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस भी नहीं आया, जस्ट तीन टप्पर के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर बात कर रहा हूं, तो बोल दूं जीरो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक जीरो, और मैं बोल दूं बाहर लिखूंगा तो पी आउट प्लस पोटेंशियल जीरो प्लस काइनेटिक हाफ रो वी स्क्वायर। बोलो अरे एनर्जी से ही तो समझाया था मैंने तेरे को, रो इज डेंसिटी ऑफ एयर, रो इज डेंसिटी ऑफ एयर। अब मैं बोल दूं जीरो जीरो तट गया, अब मैं बोल दूं अंदर देखो यहाँ पे कुछ आया है, तो बोल दूं प्रेशर कम होगा, तो बोल दूं पी आउट विल बी लेस देन पी। पहले तो कॉमन सेंस लगा, ये देखो ना यार, ये इसके बराबर, तो मैं बोल दूं इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है, अरे पी इनसाइड पी आउट प्लस समथिंग है, तो बोल दूं अंदर का प्रेशर ज्यादा है। हेलो तो मैं बोल दूं तीन टप्परों को लिफ्ट मिलेगी ऊपर की तरफ, तो तीन टप्पर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए सब उछल उछल के ऊपर जाते, देखना घरों पे से जैसे आंधी चलती वो उड़ा के ऊपर उठा के ले जाती है उनको, क्योंकि बाहर का प्रेशर सडनली डिक्रीज हो जाता है। हमारी सोच उल्टी है, वो अंदर गिरेंगे नहीं, वो उछल के बाहर जाएंगे, ओके, क्योंकि बाहर का प्रेशर घट गया एकदम से, हमारे अंदर तो जितना था उतना ही है, लेकिन बाहर वाला घट गया। बोलो बच्चों, तो बोल दूं इसको मैं लिख दूं इनसाइड अगर ज्यादा है तो मैं बोल दूं इसको पी इन माइनस पी आउट, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, दिस इज प्रेशर डिफरेंस बराबर हाफ रो वी स्क्वायर, और मैं बोल दूं दोनों तरफ एरिया का मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स आ जाएगा, अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स, तो मैं बोल दूं पी इन इनटू एरिया माइनस पी आउट इनटू एरिया, ये बोल दूं नेट फोर्स आ गया एक तरीके से एरिया का मल्टीप्लाई करते, और इधर आ गया हाफ रो ए वी स्क्वायर, मैं बोल दूं दिस इज द नेट फोर्स ऑन तीन टप्पर, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर का डिफरेंस इनटू एरिया, दिस इज द नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू हाफ रो ए वी स्क्वायर, दिस इज द नेट फोर्स ऑन तीन टप्पर। ये याद रखना बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला। बोलो हेलो Yes, sir. जल्दी नोट करो। हो गया sir. चल चले हटा दो इसको बच्चों, इस पे क्वेश्चन आएगा तो पढ़ लोगे। एयर की वेलोसिटी देंगे वो कि बाहर एयर की वेलोसिटी, आंधी तूफान में एयर की वेलोसिटी इज दिस, एयर की डेंसिटी दी हुई होगी, एयर की डेंसिटी आपको दी हुई होगी, एयर की वेलोसिटी, एयर की डेंसिटी होती है शायद 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। हेलो जैसे अपने उसकी 1000 होती है, 1000 kg, अपने पानी की होती है याद है, सीजीएस में 1 और एमकेएस में 1000, वैसे एयर की 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है, समझ गए, एमकेएस में 1.2 होती है, ठीक है, तो वो जो भी होगी वो दे देंगे, और एरिया दे देंगे इस तीन शेड का, और बोलेंगे बताओ कितने फुट पे ये ऊपर की तरफ उछलेगा, तो निकाल लोगे। अरे बच्चों आसान है, कर लोगे क्या? Yes, sir. हेलो हाँ, अब देखो तो सर समझ में आ गई। हाँ, अब जैसे देखो बच्चों, ये सर ये तो हमारे को बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा का ऐसा डिट्टो सेम क्वेश्चन अगर आपके प्लेन वगैरह का आए तो कर लेना, उसमें भी एरोडायनेमिकली आपको ऊपर और नीचे की स्पीड में अंतर दे देंगे। बच्चों प्लेन वगैरह का जो शेप बनाते हैं ना वो इसी टाइप से बनाते हैं,
प्लेन वगैरह का जो शेप बनाते ना वो इसी टाइप से बनाते कि यहाँ स्पीड ज्यादा आ जाती है। वो उनकी उसको जो कर्वेचर देते हैं, उसका जो शेप देते हैं, उसमें स्पीड ऊपर ज्यादा और नीचे कम रहती है। समझ गए? तो ऊपर वो एकदम वो एयर को चीरता हुआ जाता है, तो वो टकरा टकरा के एयर यू ज्यादा स्पीड से मूव करती है, और यू ज्यादा स्पीड से मूव करेगी तो मैं बोल दूं ऊपर का प्रेशर अपर पोर्शन का पी अप, मैं बोल दूं ये थोड़ा सा कम होगा, और क्योंकि स्पीड ज्यादा है वी ज्यादा होगी ऊपर की तरफ, और मैं बोल दूं पी डाउन डाउन साइड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम होती है। बोलो तो बोल दो नीचे स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है, तो बोल दो नेट लिफ्ट ऊपर मिल जाता है इसको। नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होने से प्लेन को नेट लिफ्ट ऊपर मिल जाता है। और फिर वही रामायण, प्लेन का जो सरफेस एरिया इनटू दिस प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्लेन, जो कि उसके वेट को बैलेंस करता है। अरे बड़ा जबरदस्त स्पीड बहुत ज्यादा रखे, तभी तो इस प्लेन को बहुत स्पीड में उड़ाते, तब जाके याद है रनवे पे बहुत देर तक तो हॉरिजॉन्टल चलाना पड़ता है प्लेन को, ताकि वो लिफ्ट बन पाए, फिर एकदम से टेक ऑफ करता है। बोलो जब सफिशिएंट लिफ्ट बन जाता है तब टेक ऑफ करता है। तो मैं बोलूं स्पीड का डिफरेंस इतना है, जितनी ज्यादा स्पीड का डिफरेंस कर दोगे ऊपर नीचे उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बोलो हाँ। तो ये एरोडायनेमिकली तो इसके शेप का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके शेप की वजह से नहीं तो दोनों तरफ स्पीड एक जैसी आ जाएगी। एकदम ब्रेड पापड़ बना दोगे तो दोनों तरफ स्पीड एक जैसी होगी। ओके, वो क्या ड्रैग बनाना पड़ता है इस शेप को ऐसा बनाना पड़ता है कि ऊपर ड्रैग ज्यादा हो, एयर ऊपर वाली ज्यादा चले प्लेन के साथ साथ, ताकि ऊपर स्पीड बढ़े एयर की। ओके हेलो, तो मैं बोल दूं आगे जो एयर मौजूद है उसमें प्लेन अपने आप अपने ऊपर और नीचे एयर की स्पीड में डिफरेंस क्रिएट करवा लेता है। ओके, और ऐसे ही क्रिकेटर जब बॉलिंग करते हैं फास्ट बॉलर, तो बॉल को स्विंग कराने में भी ऐसे ही बर्नौलीज थ्योरम से मदद मिलती है। एक तरफ रफ पोर्शन कर देते, जो क्रिकेट खेलता है क्रिकेट से ताल्लुकात रखता है वो समझता है, एक तरफ से बॉल को घिसते रहते खिलाड़ी। अरे बोलो पेंट पे रगड़ते हुए देखा होगा आपने उनको बार बार, तो वो क्या करते हैं एक ही तरफ से रफ करते हैं, ताकि दोनों तरफ, एक तरफ शाइनिंग पोर्शन रहता है और एक तरफ रफ पोर्शन कर देते हैं, और दोनों तरफ फिर जब एयर ड्रैग होती है तो वेलोसिटी डिफरेंस आ जाता है। वेलोसिटी डिफरेंस आ जाता है, एयर को चीरती हुई जब बॉल जाती है तो वो दोनों तरफ अपने वेलोसिटी को अलग अलग स्पीड से फ्लो करवा देती है, और फिर जब स्पीड की वेलोसिटी अलग अलग आ जाती है तो अपने आप से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होकर एक फोर्स लगता है आउटवर्ड इनवर्ड, उससे इन स्विंग आउट स्विंग होती है। ओके सर, समझ गए? अब ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं हमारा। ओके सर, चले आगे बच्चों। तो मैं बोलूं एक प्लेन हो चाहे 3 टप्पर का उड़ना हो, दोनों में प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया वुड बी द फोर्स जो उसको लिफ्ट करेगा। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, और प्रेशर डिफरेंस बच्चों हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर होता है। 3 टप्पर का हम अंदर घर के अंदर का वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, तो हाफ रो v स्क्वायर इनटू a आ जाता है। लेकिन प्लेन में दोनों तरफ स्पीड अलग अलग को देगा जो भी होगी, तो बोल दो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ जाएगा। अरे बोलो प्रेशर डिफरेंस। ओके, अरे बर्नौली थ्योरम लगा देना यार, ऊपर नीचे खत्म, रोज ये 0 हो जाएगा दोनों जगह। यस सर, समझ में आ गई? ओके हेलो, देख तो मेरे बच्चे ये स्पेलिंग सही है क्या? बहुत कल रात से याद कर रहा हूं, सही है क्या देखो तो, पर मुझे लगता नहीं है मैंने सही लिखी होगी। हेलो बच्चों, छोटी छोटी स्पेलिंग ही जब स्पेलिंग में से मेरी बात सुनो, मैं अबाउट माय इंग्लिश आपको बताता हूँ, मेरी स्पेलिंग कितनी तगड़ी है वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं एक छोटी से छोटी स्पेलिंग होती है ना बच्चों, उस स्पेलिंग को जब मैं जैसे मान लो मेरे को तो खुद को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि मेरे को स्पेलिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि याद नहीं रहती, ठीक है। जब उन स्पेलिंग को अपन जो होता है ना, कई बार अपने को कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे तुम्हारे को तुम्हारे लेवल पे कंफ्यूजन होता होगा, यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो जब आप अपने को कोई कंफ्यूजन होता था, पर याद है गूगल पे सर्च मारते कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, तो गूगल पे सर्च मारने के लिए भी तो एक लगभग सही लिखनी पड़ती है स्पेलिंग को, तभी तो वो छोटे मोटे करेक्शन बताता है। मैं तो जब गूगल पे सर्च मारने के लिए स्पेलिंग लिखता हूँ तो गूगल बेचारा समझ ही नहीं पाता कि पूछना क्या चाहता है। बोलो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, एक बार चेक करके बताओ क्या ये सही है क्या? मेरे हिसाब से सही होगी, मैंने बड़ी मुश्किल से याद करी है। तो ओजलीज इक्वेशन, ठीक है। अब सुनो, ये चल छोड़ो मजाक की बात, अब देखो, मतलब मजाक की बात नहीं है, बात तो हकीकत है, लेकिन अभी मजाक छोड़ो, ठीक है, तुम्हारे लिए मजाक। हाँ, अब सुनो क्या होता है बच्चों, तो अभी हमने जो लिक्विड, अच्छा बता, इस ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और हॉरिजॉन्टली ट्यूब रखी है,
हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखी और लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो बोल दो चुपचाप फ्लो करता रहेगा। और मैं बोल दू यहां पर और यहां पर स्पीड इक्वल होगी, V1 और V2 विल बी इक्वल, V1 विल बी इक्वल टू V2। बोलो मेरे बच्चों, सेम लिक्विड की स्पीड होगी, याद है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में सेम स्पीड होगी, ठीक है। यहां पर हमने कोई विस्कस फोर्स नहीं कंसिडर, चलो इसको इसको पहले 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 मैं स्टोक्स लॉ पढ़ा देता हूं, नहीं तो दिक्कत आएगी। हेडिंग डालो स्टोक्स लॉ, पॉइजनीज इक्वेशन बाद में, बच्चों नहीं तो दिक्कत। हाँ, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। सर क्या होता है ये स्टोक्स लॉ? सुनो, सुना, स्टोक्स लॉ में क्या है बच्चों? इधर देखो, स्टोक्स लॉ में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा विस्कस फोर्स है, दिस इज विस्कस फोर्स इन फ्लूइड। जैसे देखो ये एक लिक्विड बना है बहुत बड़े कंटेनर में, और मैंने किसी बॉल को इसके अंदर छोड़ दिया, बताओ क्या होगा? एक बॉल को इसके ऊपर छोड़ दूं मैं, तो बोल दो इस पे mg लगेगा, अरे बोलो, और उस mg की वजह से बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी बच्चों, mg लगेगा, mg की वजह से बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। अगर इस बॉल की मैं डेंसिटी दे दूं तेरे को d और इसकी रेडियस दे दूं r, हेलो, मैं डेंसिटी दे दूं d और रेडियस दे दूं r, तो बोल दो इस पे mg जो फोड़ लगे उससे धमाधम एक्सेलरेट होगा, बोलो। लेकिन ये जैसे लिक्विड के अंदर जाएगा, जैसे लिक्विड के अंदर जाएगा इस पे बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा, जैसे ये लिक्विड के अंदर एंटर कर जाएगा तो बोल दो अब मैं बोल दो एक्सेलरेशन थोड़ा घट जाएगा, क्यों? क्योंकि देयर वुड बी सम बॉयंसी फोर्स, डी और लिक्विड की डेंसिटी रो ले लो, तो बोल दो बॉयंसी फोर्स भी लगने लग गया, हेलो, बोलो। अच्छा, तो बोल दो थोड़ा सा एक्सेलरेशन घट जाएगा। अगर लिक्विड के जस्ट बाहर रखने पर जी एक्सेलरेशन था, तो अंदर जाने पर मैं बोल दूं अगर बॉयंसी फोर्स हाफ लग रहा है, मान लो लिक्विड की डेंसिटी आधी है ऑब्जेक्ट से, तो बोल दूं जी की जगह एक्सेलरेशन g/2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स आधा हो जाएगा, बोलो बच्चों। यस सर, तो मैं बोल दूं बच्चों लिक्विड के अंदर और बाहर फोर्स में अंतर आ गया। अच्छा, लेकिन मान लो लिक्विड से ऑब्जेक्ट भारी है, तो बोल दूं ये स्पीड अप होगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड से भारी है तो बोल दूं नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता रहेगा हमेशा। मान लो डेंसिटी डबल है लिक्विड की, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डबल है लिक्विड से, तो मैं बोल दूं आधे एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता रहेगा, क्यों? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी आधी है, तो जितना mg है, याद करो अगर लिक्विड की डेंसिटी आधी है तो बॉयंसी फोर्स आधा होगा। याद करो मेरे बॉयंसी फोर्स और mg का रेशो मैंने बताया था, mg अपॉन बॉयंसी फोर्स बराबर डेंसिटी का रेशो। अगर पूरा डूबा होता तो जो डेंसिटी का रेशो होता वही वेट और बॉयंसी फोर्स का रेशो था, याद करो। तो बोल दूं अगर लिक्विड की डेंसिटी आती है तो बॉयंसी फोर्स आधा होगा, और अगर बॉयंसी फोर्स आधा होगा तो मैं बोल दूं बच्चों ये आधे एक्सेलरेशन से गिरेगा, क्योंकि mg माइनस बॉयंसी फोर्स mg/2, तो नेट फोर्स mg/2 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन g/2 आ जाएगा, बोलो। तो मैं बोल दूं इसकी स्पीड लगातार बदलती रहेगी, तो मैं बोल दूं अगर विस्कस फोर्स F विस्कस बराबर 0 मान लो, विस्कस फोर्स को 0 मान लो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लिक्विड में डूबने के बाद। लिक्विड में डूबने से पहले अगर g था तो बोल दूं लिक्विड में डूबने के बाद g से कम आ जाएगा। लिक्विड में डूबने से पहले एक्सेलरेशन अगर g था, फ्री फॉल था, तो मैं बोल दूं लिक्विड में डूबने के बाद एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और वो कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा लिक्विड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना बॉयंसी फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ, पर ऑब्जेक्ट से कम होनी चाहिए डेंसिटी, तभी तो डाउनवर्ड मोशन होगा, तो मैं बोल दूं वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसका डाउनवर्ड ही रहेगा, और घट जाएगा। मैं बोलता हूं अगर डेंसिटी डबल है तो g/2 हो जाएगा। डेंसिटी लिक्विड की आती है, सॉरी डेंसिटी लिक्विड की आती है, तो बोलता हूं बॉयंसी फोर्स आधा क्रिएट होकर एक्सेलरेशन आधा आ जाएगा, g/2, बोलो। तो जितना डेंस लिक्विड होगा, अगर आधा ऑब्जेक्ट से आधा हुआ 0.5 d हुआ, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन g/2 हो जाएगा। अगर ये 0.75 d हुआ, ऑब्जेक्ट से तो हल्का है पर पहले से तेज हो गया, 0.5 से 0.75 हो गया, तो बोल दूं और ज्यादा बॉयंसी फोर्स आएगा, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन घट जाएगा, तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन लगातार घटता जाएगा। तो जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और ऑब्जेक्ट से कम रहेगी, मैं बोल दूं डाउनवर्ड ही चलेगा और एक्सेलरेशन घटता जाएगा। मैं बोल दूं दोनों की डेंसिटी इक्वल हो गई तो बोल दूं एक्सेलरेशन घट के 0 हो जाएगा। अगर ये भी डेंसिटी d हो गई तो बोल दूं सेम ऑब्जेक्ट और सेम डेंसिटी का लिक्विड, तो बोल दूं एक्सेलरेशन अंदर आते ही 0 हो जाएगा, और बोल दूं एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से गिरता रहेगा। गिरने से पहले जो स्पीड आ गई, यहां से यहां तक जो स्पीड आ चुकी है उसी स्पीड से नीचे जाता रहेगा, बोलो, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया, बोलो बच्चों। लेकिन अभी मैं बात ऐसी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि मानना लिक्विड की डेंसिटी कुछ है और लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट से कम है,
तो मैं बोलूँ थोड़ा बुओयेंसी फोर्स ऊपर लगेगा बट नेट फोर्स नीचे आएगा। और मैं बोलूँ नेट फोर्स इधर देखो, यहाँ लिख दो नेट फोर्स नीचे आएगा एफ नेट, और मैं बोलता हूँ एफ नेट एम से कम होगा। हेलो, अकेला एम लगता है उससे तो कम है, क्यों? क्योंकि बुओयेंसी फोर्स ने थोड़ी वैल्यू घटा दी। तो मैं बोलता एफ नेट बराबर एम माइनस बुओयेंसी फोर्स होगा। अगर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो एम माइनस एफ बी, तो मैं बोलता एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम आएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। देखो यहाँ एम ए करो, एम ए करते हैं यहाँ बराबर एम जी माइनस एफ बी, तो मैं बोलूँ ये एम उधर पे, तो मैं बोलूँ एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, बोलो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों इक्वल टू जी माइनस समथिंग, जी माइनस एफ बी बाई एम। तो बोलो एक्सेलरेशन थोड़ा घट गया, थोड़ा कम एक्सेलरेशन आएगा, बोलो तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। यस सर, तो सर ये तो हम सोच के भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन हाँ एक्सेलरेट तो होता है। तो बोलो जी से नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 10 से नहीं हो गया, 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, पर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो बोलो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड लगातार धमाधम बढ़ती जाएगी। यस सर, बोलो। और मैं बोलूं स्पीड, इसकी स्पीड ऐसे बढ़ेगी, देखो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन नीचे कांस्टेंट है, तो बोलूं स्पीड लगातार ऐसे बढ़ती रहेगी v वर्सेस टाइम। बोलूं शुरू में स्पीड 0, यहाँ पे जस्ट रखा, यहाँ पे जस्ट रखा तो स्पीड 0 थी, और अंदर जाते ही मैं बोलता हूँ ऊपर की, नीचे mg ऊपर mg/2, तो g/2 से एक्सेलरेट होगा, तो स्पीड हर सेकंड 5 बढ़ती जाएगी, 5 10 15 20 बढ़ती जाएगी। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, ना एक्सेलरेशन इस टाइप से वेरी करता है, ना स्पीड इस टाइप से वेरी करती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज सम अनदर फोर्स। आपको पता होगा जैसे अपन सरफेस पे ब्लॉक को फेंकते हैं, सबसे पहले 9th क्लास में जब हम थे तो न्यूटन ने हमें बोला जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी, रुकी हुई है रुकी रहेगी, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो। लेकिन हमने जैसे ही बॉल को ग्राउंड पर फेंका वो तो आगे जाके रुक गई, हमारा दिमाग खराब हो गया कि यार न्यूटन तो गलत बातें बोलता है, हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन बॉल तो रुक गई, या ब्लॉक रुक गया, या हमारी अटैची हमने धक्का दिया था और रुक गई। बच्चों न्यूटन सही बोल रहा था, देयर इज सम अनदर फोर्स जो तुम्हें दिख नहीं रहा, दैट इज फ्रिक्शन। तो बोल दो वो एयर फ्रिक्शन, ग्राउंड का फ्रिक्शन, इन 2 कारणों से तेरी अटैची या कोई भी चीज रुकी है। तो देयर इज सम फोर्स दैट इज फ्रिक्शन। तो मैं बोल दूं सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन, तो हमारे को पता पड़ जाता है क्योंकि आवाज आती है, चू 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 घिसता हुआ, एकदम घिसने की आवाज आती है, चीज गर्म हो जाती है। तो बोल दूं वो फ्रिक्शन तो हमें नजर आता है, या उसका तो हमें ज्ञान है। लिक्विड भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। तो अब समझ में आया विस्कोसिटी क्या होती है? याद करो मैंने वर्क पावर एनर्जी में बताया था कि 2 नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे जो हमारे बहुत काम आते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक विस्कस फोर्स। ओके, तो मैं बोल दूं बच्चों ये जब नीचे गिरेगा तो mg तो लग रहा है, बुओयेंसी फोर्स तो लग रहा है, लेकिन एक फोर्स और लग रहा है ऊपर की तरफ जो इस नेट फोर्स को कम कर देगा, एंड दैट इज विस्कस फोर्स। यहां बना रहा हूं मैं, जिसके बारे में मुझे पढ़ाना है तेरे को, दैट इज विस्कस फोर्स, एफ विस्कस। तो मैं बोलूं देयर इज सम अनदर फोर्स, विस्कस फोर्स, और मैं बोलूं दिस इज फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड। इसको मैं और अभी डिटेल में, फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड सरफेस जो फ्रिक्शन लगा रही वो है। तो वो भी ये जब नीचे गिरेगा तो लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल उस पर धक्का देंगे ऊपर, जब ये नीचे गिरेगा तो वो तो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, ऑब्जेक्ट की आउटर सरफेस और लिक्विड की सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो वो तो लिक्विड के ऑब्जेक्ट, लिक्विड के पॉइंट, लिक्विड के पार्टिकल्स, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड, एंड दिस इज विस्कस फोर्स। ओके, और आपको विस्कस फोर्स के बारे में थोड़ा ज्ञान दे देता हूं। विस्कस फोर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 6 पाई नीटा आरवी, 6 पाई नीटा आरवी। तो बोलूं ये नीटा विस्कोसिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कांस्टेंट जो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, तो बोलूं लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और आर रेडियस है बॉल की। हाँ, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा कांटेक्ट में आएगी सरफेस लिक्विड के, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगी, और जितनी ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगी उतना ज्यादा लिक्विड फोर्स लगाएगा। बोलो बच्चों, तो सर बिल्कुल लॉजिकल है कि आर के प्रोपोर्शनल होना ही चाहिए विस्कस फोर्स। और मैं बोलूं वेलोसिटी बढ़ने के साथ में फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने के साथ आपको पता है रिलेटिव मोशन जितना तगड़ा होता है उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। बोलो यस सर। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा? अच्छा बता, लिक्विड के ऊपर ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो एक्सेलरेशन जी था, फ्री फॉल था, क्योंकि बुओयेंसी नहीं लग रहा था। अंदर आते ही, जस्ट अंदर आते ही बता कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? जस्ट अंदर आते ही लिक्विड के ऊपर जस्ट छोड़ा मैंने, जस्ट अंदर आती कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो एक तो mg लग रहा होगा और एक बुओयेंसी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन विस्कस फोर्स 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी।
हेलो, एंड विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो वो तो जस्ट अंदर आते ही अभी विस्कस फोर्स लगना स्टार्ट नहीं होगा, विस्कस फोर्स तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ लगेगा। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोलूं बच्चों, जस्ट बाहर था तो एक्सेलरेशन जी था, और मान लो डेंसिटी लिक्विड की आती है, दिस इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, लिक्विड की डेंसिटी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं तो अंदर आती है एक्सेलरेशन एकदम से घट के g/2 हो जाएगा। अरे वो मैंने कर लिया यार कैलकुलेशन, लिक्विड की डेंसिटी आती होती तो mg के हाथ से आधा फोर्स ऊपर लगता तो एक्सेलरेशन g/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या g/2 रहेगा एक्सेलरेशन? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि जैसे जैसे स्पीड अप होगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स आने लगेगा, तो वो तो थोड़ा नीचे जाएगा और कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो तो mg बुओयेंसी फोर्स और एक विस्कस फोर्स भी लगने लग गया, mg बुओयेंसी फोर्स और एक विस्कस फोर्स भी लगने लग गया। बोलो, तो वो तो एक्सेलरेशन लगातार घटता जाएगा, एक्सेलरेशन लगातार घटता जाएगा, उसकी कर्वेचर छोड़, एक्सेलरेशन लगातार घटता जाएगा, और वो तो एक समय आएगा जब एक्सेलरेशन घटते घटते बच्चों जीरो हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि मैं बोलूं विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते बुओयेंसी, जब तक mg ज्यादा होगा, सुनो, जब तक mg बुओयेंसी से ज्यादा होगा स्पीड अप होगा, और जैसे जैसे v बढ़ेगा, जैसे जैसे v बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बुओयेंसी फोर्स, विस्कस फोर्स बढ़ता रहेगा, और मैं बोलूं विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब मैं बोलूं mg माइनस बुओयेंसी फोर्स के डिफरेंस को बैलेंस कर देगा, यानी कि जितना नीचे mg लग रहा है वो बुओयेंसी प्लस विस्कस मिलके इक्विलिब्रियम में ले आएंगे या इक्वेट कर देंगे, या मैं बोलूं नेट फोर्स कैंसिल करके जीरो कर देंगे। जितना mg है, पहले बुओयेंसी फोर्स अकेला कम पड़ रहा था, नीचे mg 10 न्यूटन था, बुओयेंसी फोर्स 5 ही था, तो वो तो विस्कस फोर्स बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई तो विस्कस फोर्स बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते मान लो विस्कस फोर्स ये मान लो 5 है, सुन, माना ये 5 है और ये 10 है, तो मैं तो पहले 10 माइनस 5 नेट फोर्स नीचे की तरफ 5 था, फिर मैं बोलूं वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मान लो ऊपर वाला फोर्स 3 न्यूटन आ गया, तो मैं तो विस्कस फोर्स 3 हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन मिला के ऊपर 8 हो गया, अभी भी नेट दो तो और स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ेगी, तो मैं तो ये और बढ़ के 4 हो गया, मैं तो ये 4 और 5 9 हो गया, लेकिन नीचे अभी भी 10 है तो और स्पीड बढ़ेगी, मैं तो स्पीड तब तक बढ़ती रहेगी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक बढ़ते बढ़ते 5 न्यूटन ना हो जाए, और जैसे ये 5 न्यूटन होगा नेट फोर्स 0 हो गया, देखो नीचे 10 ऊपर 10, तो मैं तो विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते तभी दम लेगा जब नेट फोर्स 0 कर देगा, जब तक नेट फोर्स 0 नहीं होगा स्पीड अप होता रहेगा ब्लॉक, और ब्लॉक स्पीड अप होता रहेगा तो मैं तो विस्कस फोर्स बढ़ता रहेगा। हेलो हेलो हेलो, Yes. तो मैं बोल दूं बच्चों, मैं बोल दूं एक्सेलरेशन घटते 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 फाइनली 0 हो जाएगा। ये तब जब मैंने बाहर छोड़ा, जब ऑब्जेक्ट को बाहर छोड़ा तो बाहर एक्सेलरेशन g था, और जैसे ही अंदर आया g/2 से घटने लगा, g/2 तब जब मैंने लिक्विड की डेंसिटी आती थी ऑब्जेक्ट से। पर अपन अगर जनरल डायग्राम बनाए, जनरल डायग्राम बनाए और ये बोल दूं मैं लिक्विड के अंदर छोड़ रहा हूं ऑब्जेक्ट को, इधर सुना फाइनल बात, फाइनल बात देखो, अब सारी लोग फाइनल बात देखो, अब जनरलाइज पढ़ाई करते हैं, ये तो मैंने मेरे हिसाब से देखा भी है, अब अपन इन जनरल जो होता है वो पढ़ाई करते हैं। इधर देखो, इधर सुनो, ये एक बहुत लंबा कंटेनर है, इसकी हाइट की आप चिंता मत करो, और मैंने ऑब्जेक्ट को अंदर छोड़ा जस्ट, डी डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है और लो डेंसिटी का लिक्विड है, लिक्विड हल्का है, नीचे डुबोना है, मेरे को ध्यान रखना, इस बोल को नीचे जाने देना है, तो वो तो मेटेलिक बोल और ये पानी है, तो वो तो बोल से पानी हल्का है, ठीक सा, तो नीचे जाएगा। अब मैं बोलूं बच्चों एक्सेलरेशन शुरू में बता g होगा g से कम, एक्सेलरेशन का ग्राफ बना बता, एक्सेलरेशन g होगा g से कम, एक्सेलरेशन g होगा g से कम, पानी में डूबा हुआ है। हेलो, जी से कम होगा ना बच्चों, क्यों? क्योंकि नीचे mg लग रहा है और ऊपर बुओयेंसी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स mg से कम हो गया, तो वो तो एक्सेलरेशन g से कम। अच्छा बताओ, विस्कोसिटी का विस्कस कांस्टेंट नीटा दिया हुआ है, मतलब लिक्विड इज ए विस्कस विस्कस लिक्विड, और मैं बोलूं विस्कस लिक्विड में एक विस्कस फोर्स भी लगेगा जैसे जैसे स्पीड अप होगा, तो वो तो शुरू में एक्सेलरेशन जो होगा मैं बोलूं एक्सेलरेशन उससे लगातार घटता रहेगा, और मैं बोलूं टाइम के साथ एक्सेलरेशन घटता रहेगा, और मैं बोलूं फाइनली 0 हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दे दिया। तो वो तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा, और विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ वाला बढ़ता जाएगा, बट नेट फोर्स तो ऊपर वाले फोर्स बढ़ते जाएंगे, बट नेट फोर्स नीचे ही आएगा, स्पीड अप होता रहेगा, विस्कस फोर्स बढ़ता रहेगा, तो एक्सेलरेशन घटता रहेगा, और फाइनली मैं बोल दूं विस्कस फोर्स इतना हो जाएगा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। अच्छा वेलोसिटी बोलो, तो बोलो ये एक्सेलरेट होएगा तो वेलोसिटी 0 से लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगी। सर क्यों लीनियरली नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो लीनियरली बढ़ती। जैसा याद है विस्कस फोर्स नहीं लेने पर हुआ था,
याद करो पहले मैंने विस्कस फोर्स नहीं लिया था तो नीचे mg और ऊपर mg/2 लग रहा था तो वो g/2 से एक्सेलरेट हो रहा था। याद कर मैंने लीनियर ग्राफ बनाया था। पर अब मैं बोल दूं विस्कस फोर्स है और अगर विस्कस फोर्स है तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है और एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। बोलो देखो इसको, ए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे। पहले शुरू में जल्दी जल्दी बढ़ी, क्यों? क्योंकि शुरू में नेट फोर्स नीचे mg/2 था। अगर मैं a को डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी को d/2 ले लूं तो बोल दूं नेट फोर्स नीचे mg/2 था। ओके सर। और मैं बोल दूं फिर जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ा तो बोल दूं एक्सेलरेशन घटता गया और एक्सेलरेशन घटता गया तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ी। देखो ये शुरू में स्पीड के बढ़ने की रेट बहुत ज्यादा, देखो ये देखो शुरू में स्पीड की लिक्विड की स्पीड इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। ये देखो देखो शुरू में इतनी बड़ी लिक्विड इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी बड़ी, फिर इतनी सी बड़ी, फिर देखो और कम बड़ी। ये देखो ये बोलो तो बोल दो शुरू में स्पीड बहुत बहुत जबरदस्त स्पीड अप होता है, फिर बाद में धीरे धीरे। ओके अरे ग्राफ समझ में आया क्या कि लिक्विड की स्पीड है ऑब्जेक्ट की स्पीड लीनियरली क्यों नहीं बढ़ रही लिक्विड के अंदर? वो तो लीनियरली नहीं बढ़ती, क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स आ जाता है जो एक्सेलरेशन को घटाता रहता है और एक्सेलरेशन घटेगा इसका मतलब स्पीड कम कम बढ़ेगी। और मैं बोलूं एक समय आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उस समय नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? तो मैं बोलूं वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब इस ऑब्जेक्ट के पास इतनी स्पीड आ जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? जो फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। दिस फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दिस फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। तो बोल दो बच्चों ए इधर देखो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। उस समय में बोल दो बच्चों जितना mg लग रहा होता है इधर देखो नीचे mg और बोल दो बच्चों mg हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ए ऑब्जेक्ट की जो भी रेडियस है पाई r क्यूब, ए रेडियस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी इनटू g। ए डेंसिटी ऑब्जेक्ट की आएगी, डेंसिटी d लिखोगे ये। तो बोल दो ये ऑब्जेक्ट पे mg लग रहा है, where d is density of object 4/3, इसका वॉल्यूम हो गया बच्चों इनटू g। और मैं बोल दूं एक बुओयेंसी फोर्स लगा, बोलो बुओयेंसी फोर्स की वैल्यू बोलो। बुओयेंसी फोर्स कितना था बोलो बच्चों? हेलो बुओयेंसी फोर्स मैं बोल दूं बच्चों रो लिक्विड v डिस्प्लेस इनटू g। और मैं बोल दूं रो लिक्विड तो रो क्या v डिस्प्लेस वही हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। और मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है बच्चों। ए 4/3 पाई r क्यूब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है इनटू g। तो बोल दूं यहां पे लिक्विड की डेंसिटी आ गई बुओयेंसी फोर्स में और ऑब्जेक्ट के वेट में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ गई d। ए चाहो तो इसको भी पहले लिख दो डेंसिटी को, या d लिख दो। हेलो तो बोल दो d इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू g तो हो गया mg। और मैं बोल दूं रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू g हो गया बुओयेंसी फोर्स। और मैं बोल दूं एक विस्कस फोर्स आ गया F विस्कस जो कि 6 पाई नीटा आरवी होगा। F विस्कस जो कि 6 पाई नीटा आरवी होगा। और मैं बोल दूं V टर्मिनल होगा जो मुझे पता करना है। तो बोल दूं एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी मैं बोल दूं ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो जिससे वो फाइनली कांस्टेंट से गिरता है। और बोल दूं इस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएंगे, यानी कि फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो यहां से मैं बोल दूं एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ vt मैं बोल दूं बच्चों f नेट 0 हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बोल दूं f नेट 0 हो जाएगा। बोलो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो बच्चों तो आ जाओ सर नेट फोर्स 0 कर दो। तो बोल दूं mg इज इक्वल टू f बुओयेंसी प्लस f विस्कस हो जाएगा। फोर्स इक्वल कर दो बुओयेंसी प्लस विस्कस के बराबर। तो मैं बोल दूं यहां से 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब इंटू g इंटू d ये हो जाएगा मास ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू बुओयेंसी फोर्स हो जाएगा बच्चों डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू g प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा आरवी और ये भी मुझे निकालना है। हेलो हटा दूं ये? बोलो बच्चों अरे कंटेनर हटा दूं क्या? हाँ अब बताओ क्या होगा? तो सर अब क्या होगा? अब यही होगा, इनको आप कैंसिल करोगे तो ये देखो पाई कैंसिल हो गया सब जगह। सर एक r कैंसिल हो गया, देखो r² रह गया और g तो नहीं हुआ, चला जाओ। तो बोल दूं 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो। तो सर देखो इधर आ जाओ, आप यूं लिख दो 3 नीटा, एक स्टेप लिख दो सर 3 नीटा vt।
इज इक्वल टू, यहाँ पे सर इसको इधर भेज दो सर, ये 4/3 वाला सर एक तरफ भेज दो। तो सर देखो आप इनको इधर जब भेजोगे सर तो 2/3 या 2 बचा था, तो सर 2/3 कॉमन आएगा, जी कॉमन आएगा सर, चलो जी बाहर ले बाद में ले लेना, R² कॉमन आएगा सर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, और जी भी लिख दो ये। तो VT बराबर आपको बहुत अच्छे से पता है 2R²/9 मीटर B माइनस रो इंटू जी, याद है फॉर्मूला, खूब पढ़ा 11th क्लास में, बोलो हेलो। Yes, sir. टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों ये होती है, ये टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब नीचे वाला mg बुओयेंसी फोर्स और विस्कस फोर्स के रेट के बराबर हो जाता है, तब लिक्विड एक्सेलरेट होना बंद कर देता है, मतलब वाटर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर एक्सेलरेट होना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड की सरफेस फ्रिक्शन फोर्स इतना लगाने लग जाती है कि नेट फोर्स जीरो करके ही मानती है। जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होता स्पीड बढ़ती रहती है और फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। और भगवान ने ऐसा करके बहुत अच्छा करा। सर क्यों? सर हमें तो लगा कि लोग और तेज होता तो मजा आता, नहीं। अगर भगवान विस्कस फोर्स नहीं बनाते तो याद है जो वाटर ड्रॉप गिर रही थी एटमॉस्फेयर में, जो आसमान से वाटर ड्रॉप गिर के आती बच्चों, एक वाटर ड्रॉप तुम्हारा सिर फाड़ देती। सर कैसे? क्योंकि अगर वाटर ड्रॉप गिरती रहती तो बच्चों उसको विस्कस फोर्स लगाने वाला कोई नहीं होता, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती, और ये जब नीचे गिरती तो इतनी जबरदस्त स्पीड से तुम्हारे ऊपर गिरती जिसकी हद नहीं है। अभी भी बहुत तेज बारिश होती तो याद है तीखी तीखी कैसे सिर पे चुभती है, वो एकदम बारिश तेज गिरती तो अपने शरीर पे चुभती, अपन अंदर भागते फटाफट, बोलो। वो बूंदे आके टकराती तो हमारे ऊपर दर्द पैदा करती है, बोलो। जबकि विस्कस फोर्स लग के उतनी स्पीड नहीं बढ़ पाई जितनी बढ़नी चाहिए थी। मैं बोल दूं एयर ड्रेन लग रहा है उन पे, तो बूंदे जब नीचे गिरती तो एक एयर फ्रिक्शन लगता है उनके ऊपर, एक एयर विस्कस फोर्स लगाती है, इसलिए आपके पास ज्यादा स्पीड से नहीं पहुंची है। बारिश की बूंदे उतनी स्पीड से नहीं पहुंची आपके पास जितने से पहुंच सकती थी। तो बोलो अच्छा रहा विस्कस फोर्स था, नहीं तो तबाही मचा देती हमारे ऊपर गिर के, बोलो हेलो। कई बार याद है ओले गिरते हैं, सुना होगा आपने ओले गिर रहे हैं, ओले गिरते हैं तो मैं बोलता हूँ एक तरीके से आइस की फॉर्म में गिरता है पानी, फ्रीज हुआ हुआ। अब अगर वो आपके ऊपर गिरे और अगर मान लो विस्कोसिटी नहीं हो, एयर का विस्कस फोर्स नहीं हो, तो सोचो आप कितना जबरदस्त, एक तरीके से बहुत जबरदस्त स्पीड से पत्थर लगेंगे आपके ऊपर। अभी भी ओले सहन नहीं होते अगर छोटे मोटे भी गिरते हैं तो सोचो अगर विस्कस फोर्स नहीं होता तो क्या होता। समझ गए क्या बच्चों? तो विस्कस फोर्स होना एक अच्छी बात ही है एक तरीके से, ताकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ पाए किसी चीज की, बोलो। लगाम लगानी भी जरूरी है दुनिया में, अगर बेलगाम हो गए सब तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, बोलो मेरे बच्चों। हेलो बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही है? नीचे वाली लाइन अच्छी सी नहीं दिख रही। हाँ अभी दिखेगी बच्चों, इधर देखो, मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम के टाइम पे mg इज इक्वल टू F बुओयेंसी प्लस F विस्कस हो जाएगा, नीचे वाली लाइन वापस लिख रहा हूं, तो बोल दूं mg हो जाएगा बच्चों डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू g, दिस इज mg, और बुओयेंसी फोर्स हो जाएगा बच्चों रो लिक्विड 4/3 पाई r क्यूब इनटू g प्लस विस्कस फोर्स प्लस 6 पाई मीटर VT, ये VT निकालना है आपको। ओके तो इन सबको इधर उधर r काट दिया, एक r काट दिया सब तरफ, और पाई काट दिया, और फिर 2 से काट दिया, 2 बचे यहाँ, और यहाँ 3 बचा, और फिर एक तरफ ले गई है, उसके बाद ये स्टेप है। ओके अरे ये इधर भेज दिया तो d माइनस रो आ गया अंदर, ये याद रखना। तो बोलूं टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो बॉल की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। का मतलब बड़ी बॉल गिराऊंगा तो विस्कस फोर्स जो है टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा आएगी, छोटी बॉल की तुलना में बड़ी बॉल गिराऊंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा आएगी। कई बच्चों के दिमाग में होता है सर बड़ी बॉल गिराऊंगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा, अरे तो क्या हुआ mg भी तो बढ़ जाएगा, सेम डेंसिटी की r रेडियस की बॉल और सेम डेंसिटी है, डेंसिटी मत बदलना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड मत बदलना। अगर पहले मैं r रेडियस की बॉल गिरा रहा हूं तो अब 2r की गिराऊंगा तो मतलब 2r पे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, तो मतलब रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप रेडियस डबल कर दोगे तो 4 गुना ज्यादा स्पीड से टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ेगा लेकिन mg और ज्यादा बढ़ जाएगा। विस्कस और बुओयेंसी बढ़ेगा, नो डाउट विस्कस भी बढ़ेगा, बुओयेंसी भी बढ़ेगा, लेकिन mg और ज्यादा खतरनाक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि mg में डेंसिटी ऑब्जेक्ट की आती है और डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बहुत भारी है, बोलो। बच्चों खूब पूछते हैं वो, खूब पूछते हैं अगर 2 वाटर ड्रॉप गिर रही है दोनों की टर्मिनल, या यूं समझ लो बोलेंगे, सुनना ध्यान से हो,
8 वाटर ड्रॉप गिर रही है और आठों की इंडिविजुअल टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अगर आठों ड्रॉप एयर में कंबाइंड कर जाए तो बताओ नई टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आएगी? अब समझना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। अब बच्चा उलझता है, सुनो, आठों ड्रॉप जब मिल जाएगी तो बोल दो नई रेडियस निकाल लो वॉल्यूम कंजर्वेशन से, बोलो। और आप जब निकालोगे तो 2r आ जाएगी। जब आप निकालोगे तो 2r आ जाएगी और मैं बोल दूं रेडियस डबल आ गई तो 4 गुना वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि 10 की जगह 40 हो जाएगी। समझ गए? क्योंकि डेंसिटी सेम है। वाटर ड्रॉप गिरी थी तो डेंसिटी तो बदली नहीं। आठों ड्रॉप कंबाइंड कर गई, डेंसिटी तो बदली नहीं। बदला क्या? बदला रेडियस। क्यों? क्योंकि आठों ड्रॉप कंबाइंड करने से बड़ा वाटर ड्रॉप बन गया और बड़े वाटर ड्रॉप की रेडियस डबल आ जाएगी। सर ये कैसे किया अभी बता रहा हूं, पहले यहां तक नोट करो। यहां तक नोट कर लो बच्चों, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। तो सर ये समझ में आ गया कि स्टोक्स लॉ क्या होता है, कैसे एक्सेलरेशन बदलता है, कैसे वेलोसिटी बदलती है, ओके, और कैसे टर्मिनल वेलोसिटी आती है। तो क्या मैं बोल दूं फाइनली विस्कस फोर्स नेट फोर्स जीरो करके ही मानेगा। जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होगा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। खत्म। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अरे बोलो, हेलो, अरे क्या बोलते नहीं हो क्या? ड्रॉप कंबाइंड होना, देखो ड्रॉप का कंबाइंड होना। तो बोल दो बच्चों यहाँ पे देखो, आर रेडियस की एंड वो है। ऐसा आपने बहुत जगह करा है, सरफेस टेंशन में भी करोगे, ऐसा आप कैपेसिटर में भी करते हो जब खूब सारी चार्ज बॉल को या चार्ज स्फीयर को मिला के एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं। चलो आ जाओ। तो बोल दो ये एन है, खूब सारी है। मैंने यहाँ पे कम नहीं, एन है, इनको कंबाइन करके एक बड़ी बना दी आर रेडियस की, सिंगल ड्रॉप, वन ड्रॉप। यहाँ एन ड्रॉप थी, एन ड्रॉप्स, ठीक सर। अब आ जाओ, मैं बोल दूं वॉल्यूम कंजर्वेशन से। वॉल्यूम कंजर्वेशन से पहले n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम था। हर ड्रॉप का 4/3 पाई आर क्यूब था और ऐसी n ड्रॉप थी इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 1 ड्रॉप बन गई 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब की। बोलो, और 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया तो याद करो रिलेशन यही तो आता है। बड़ी ड्रॉप की रेडियस इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप की रेडियस। बोलो, हटो मत, समझो वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाला है और ये रिलेशन बहुत काम आएगा। कैपेसिटर में भी एन ड्रॉप मिला देते हैं तो बोल दो अगर कैपेसिटर में एन स्फेरिकल बबल मिला दी है, एन स्फेरिकल चार्ज्ड स्फीयर मिला दी है तो बोल दो बड़े वाले की रेडियस छोटे वाले की एन की पावर 1/3 हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने 8 ड्रॉप दी थी। देखो ऐसी ड्रॉप दूंगा जिसका क्यूब रूट संभव हो, तो 8 का क्यूब रूट 2 आ जाता है, याद है? क्योंकि 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा। बोलो बच्चों, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूंगा। बोलो, तो मैं तो एग्जाम में ऐसी देगा 8 मिलाई, 64 मिलाई, 125 मिलाई, 1000 मिलाई। क्यों? क्योंकि उनकी पावर 3 हो जाएगी। जैसे 64 हो जाएगा 4 की पावर 3, 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, 125 हो जाएगा 5 की पावर 3, 1000 हो जाएगा 10 की पावर 3। कर लोगे बच्चों? ये याद रखना, वाटर ड्रॉप जब मिलाते हैं तो बड़ी रेडियस और छोटी रेडियस के बीच में रिलेशन ये होता है, बड़ी रेडियस बराबर n की पावर 1/3 इंटू छोटी रेडियस, n की पावर 1/3 इंटू छोटी रेडियस इज इक्वल टू बड़ी रेडियस। ओके, हेलो, यस सर। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाओ बच्चों, अब ये देखो यहाँ क्या लिखा था, अब सुनना। इधर देख, क्वेश्चन करा रहा हूं, हवा में देखो। इधर देख मेरे बच्चे, इस पे क्वेश्चन आजकल खूब पूछने लग गए तेरे एग्जाम में, नीट में। ये देख, ये छोटी आर रेडियस की बॉल है, आर रेडियस की बॉल है, आर रेडियस की वाटर ड्रॉप है, समझ ले, और ये एयर में गिर रही है और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है। और एसी में बोल दूं, एसी अगर मान लो एसी 27 ड्रॉप कंबाइंड हो जाए, 27 ड्रॉप कंबाइंड हो जाए, 27 ड्रॉप कंबाइंड हो जाए तो जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। जो बड़ी ड्रॉप बनेगी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना। तो बोलो 27 ड्रॉप कंबाइंड होने के बाद बड़ी ड्रॉप की, यहां तक नोट करो, ये रट लो, कंबाइंड होने के बाद जो बड़ी ड्रॉप की रेडियस है वो छोटी की n की पावर 1/3 टाइम्स हो जाती है। जहां n है कितनी ड्रॉप आपने मिलाई उनका नंबर। कैसे आया ये? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। जब आप दोनों सारी छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाओगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा जितना पहले था उतना। यस सर। चलो आ जाओ बच्चों, हाँ बोलो। तो बोल दूं बच्चों, इधर देखो, 27 ड्रॉप कंबाइंड करी तो सॉल्यूशन में मैं बोल दूं VT इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
तो मैं बोलूं VT डैश नई टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैं बोलूं नई रेडियस का स्क्वायर अपॉन पुरानी रेडियस का स्क्वायर। मेरे बच्चे बोलो। Yes, sir. अब आजा नई रेडियस और पुरानी रेडियस में रिलेशन। तो मैं बोलूं VT डैश निकालना है, पुरानी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है और मैं बोलूं नई रेडियस याद है n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर हो जाएगी और नीचे r स्क्वायर है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और नीचे 2/3 आ गया। तो मैं बोलूं VT डैश बराबर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकंड पहली टर्मिनल वेलोसिटी थी और मैं बोलूं ये आ जाएगा बच्चों 27 की पावर 2/3। हेलो या यूं कर दे 27 की पावर 1/3 की पावर 2। अरे यूं कर ले यार, इस स्क्वायर को बाहर ही रहने दे। तो वो तो 27 की पावर 1/3 मुझे बहुत अच्छे से पता 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 तो 90 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। घर पे सोचना मेरे बच्चे। हेलो ये खूब पूछने लग गए तेरे आजकल कि ड्रॉप हवा में कंबाइन कर देता है। तो मतलब हवा में ड्रॉप कंबाइंड होगी तो डेंसिटी तो वही रहेगी जो लिक्विड की थी और मैं बोलूं ड्रॉपों के नंबर कंबाइंड होने से रेडियस बड़ी हो गई और रेडियस कितनी हो जाती है मैंने तेरे को रटवा दिया n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ पुरानी। तो जितनी ड्रॉप कंबाइंड हुई वो n लिख देना, 1000 हुई तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। कुछ पावर याद भी करा दी। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि विस्कस फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, क्यों जरूरी है टर्मिनल वेलोसिटी लाइफ में, नहीं तो बारिश की बूंदे हमारा सर फाड़ देगी। बोलो ओले गिरेंगे जब तो तूफाना हो जाएगा। यस सर समझ में आ गया। चलो बच्चों बच्चों सुनो, इसके आगे बात करेंगे बच्चों अगले टर्न पर। ओके ओके।